हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक नए कालखंड के बारे में जानेंगे, जैसे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है, ऐतिहासिक घटनाओं का वह कालखंड है जिसमें मानव को लिपि व अक्षर का ज्ञान तो था, परंतु उन्हें आज भी पढ़ा नहीं जा सकता है। मतलब उस समय की जो लिपि थी वो अपठनीय है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो समय अवधि है वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व समयावधि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास क्रम कब से स्टार्ट हुआ, तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता को इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके जो प्रथम अवशेष प्राप्त हुए हैं वो हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं, तथा आरंभिक स्थलों में अधिकांश स्थल हैं वो सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। इसलिए सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु जो नदी है इसके तट पर स्थित होने के कारण से सिंधु सभ्यता, और जो इसका प्रथम अवशेष खोजे गए वो हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। इस कारण से हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु वासियों ने सर्वप्रथम तांबे में टिन मिलाकर तामा प्लस टिन मिलाकर कांसा बनाया। इस कारण से कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का श्रेय जाता है वो भारतीय पुरातत्विक विभाग को जाता है। जो भारत में जो प्राचीन स्थल हैं या धरोहर है उसको खोजने का जो विभाग है वो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। इसकी जो स्थापना है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना है, वो इसका श्रेय जाता है लॉर्ड कार्जन को। लॉर्ड कार्जन के समय इसकी स्थापना हुई तथा इसके जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जन्मदाता हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक, संस्कृति या सभ्यता। अब हम जानेंगे संस्कृति या सभ्यता क्या होती है। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातात्विक जो होते हैं वो संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के समूह के लिए करते हैं। यानी कि जो प्राचीन समय में जो प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वो कई सारी प्राचीन वस्तुओं के समूह, जो कई सारी प्राचीन वस्तुएं हुई हैं उसके समूह को के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो एक विशिष्ट शैली जिसके लिए विशिष्ट शैली लिए होती है, जिसकी एक अपनी शैली होती है, और यह एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र है, जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र या कालखंड से संबंधित स्थलों पर पाए जाते हैं। यानी कि संस्कृति या सभ्यता उस चीज़ को कह सकते हैं जो प्राचीन वस्तुओं के समूह से मिलकर बनी होती है, और जो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाती है, और जिसकी एक अपनी शैली होती है उसको। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक विस्तृत भूभाग पर जब संस्कृति में समानता पाई जाए तो उसे सभ्यता कहते हैं। जब एक लंबे बड़े भूभाग पर जब संस्कृति में समानता पाई जाए, कई स्थलों को मिलाकर सभ्यता का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता, इसमें कई स्थल प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वर्तमान भारत पाकिस्तान
के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका विस्तार था जो पूर्व से पश्चिम की जो दूरी थी इसकी वो लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास थी और उत्तर से दक्षिण के बीच 1400 किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर था। 12,99,600 किलोमीटर था। इसका सबसे पूर्वी स्थल है जो आलमगीरपुर है और सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर है। सबसे उत्तर का स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित मांडा है और सबसे दक्षिणी स्थल है देवबाद है। अब हम सभ्यता के विस्तार के बारे में जानेंगे कि सभ्यता का विस्तार किस प्रकार हुआ है। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में देवबाद तक है और पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतका गेंडोर जो कि पाकिस्तान में आता है तक है। इसकी जो आकृति है त्रिभुजाकार है। इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई है लगभग 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर है। हड़प्पा सभ्यता के जो 4 मुख्य भौगोलिक स्थल हैं वो है मांडा, आलमगीरपुर, सुतका गेंडोर और देवबाद। ठीक, अब हम पढ़ेंगे मांडा जम्मू कश्मीर राज्य के अखनूर जिले में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य की अखनूर जिले में है और चिनाब नदी के दक्षिण में स्थित है। यह सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। इसका उत्खनन 1982 में जगपति जोशी द्वारा किया गया था। मांडा। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। यह यमुना की सहायक नदी हिंडन पर स्थित है। हिंडन के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। यदि परीक्षा में आए सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है तो आलमगीरपुर। ठीक, इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1958 में किया गया था। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1958 में इसका उत्खनन किया गया था। देवबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के किनारे स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। सुतका गेंडोर बलूचिस्तान प्रांत के सुतका गेंडोर में दासक नदी के किनारे स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। ठीक है। हुलास उत्तर प्रदेश के हुलास जो स्थल है सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं की खेती के साक्ष्य हुलास नामक स्थल से प्राप्त हुई है जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। जो सिंधु सभ्यता की नगर विन्यास पद्धति थी वो एक नियोजित नगर विन्यास पद्धति थी। ग्रिड आकार पर उन्होंने अपने नगर विन्यास को बांटा था। इनका जो नियोजित शहर थे वो उसको 2 भागों में विभाजित किया था। एक था पश्चिमी टीला जो अधिक ऊंचाई पर स्थित था और पूर्वी टीला कम ऊंचाई पर स्थित था। पश्चिमी टीला जो अधिक ऊंचाई पर था उसको दुर्ग कहा जाता था या दुर्ग टीला भी कहते हैं। यहाँ पर पुरोहित वर्ग निवास करते थे जो धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। ठीक है। जो पूर्वी टीला था जो कम ऊंचाई पर था, यह शहर का निचला भाग था। इसे नगर टीला भी कहा जाता था। इसमें व्यापारी, नागरिक और शिल्पकार रहते थे जो पुरोहित वर्गों से अपना धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। ठीक है। इनका जो नगर विन्यास है वो जाल पद्धति या ग्रिड सिस्टम पर आधारित था और यहाँ के मकान या गलियाँ जो थीं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। अब हम पढ़ेंगे टीला क्या होता है। जब व्यक्ति एक ही स्थल पर नियमित रूप से
रहते हैं। जब कोई व्यक्ति एक ही स्थल पर नियमित रूप से रहते हैं तो लगातार भूमि की उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है। लगातार भूमि का उपयोग से वहाँ कई प्रकार के मलबे जमा हो जाते हैं जिन्हें टीला कहा जाता है। अब वास्तुकला, भवन निर्माण की कला को वास्तुकला या आर्किटेक्चर भी कहते हैं। भारत में वास्तुकला का प्रारंभ सिंधु वासियों ने किया, जो आज विभिन्न प्रकार के डिजाइन घरों के डिजाइन बनाए जा रहे हैं। इसकी जो देन है वो सिंधु घाटी सभ्यता को मान सकते हैं। यानी कि जो घरों बनाने की जो कला प्रचलित हुई है वो सिंधु सभ्यता से ही प्रचलित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसमें नगर विन्यास की जानकारी मिलती है। वर्तमान समय में सुनियोजित शहर बसाने की जो प्रथा है, सुनियोजित शहर बसाने की जो पद्धति विकसित हुई है वो सिंधु सभ्यता की ही देन है। ठीक है। नगर की सुरक्षा के लिए लोग चारों ओर से सुरक्षित प्राचीर यानी कि प्राचीर को हम दीवार कहते हैं। ठीक है, दीवार बनाई जाती थी। यहाँ पर नालियों की भी उत्तम व्यवस्था थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और सड़कों के इस प्रकार के काटने को ऑक्सफोर्ड मेथड कहते हैं। जो सड़कें थीं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं पूर्णतः। इस मेथड को, जो सड़कें 90-80 के डिग्री पर काटती थी, एक दूसरे पर मिलती थी, इस प्रकार की पूरी पद्धति को ऑक्सफोर्ड मेथड कहते हैं। घरों का जो निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप से किया था। घरों का जो निर्माण एक सीध में मतलब कॉलोनी वाइज और सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप से किया जाता है। हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल में हम हड़प्पा जो स्थल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे विकसित हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। यह सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का यह सबसे पुराना या प्रथम स्थल है। ठीक है। इस स्थल के नाम के कारण ही इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुआ या हड़प्पा सभ्यता विकसित हुआ। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, सॉरी। पाकिस्तान यह सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा जो स्थल है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में, वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा जो स्थल है वो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले के में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ किया। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसका उत्खनन किया गया। 1926 में विलियम महोदय ने यहाँ का सर्वेक्षण करवाया। वो उनके अनुसार जो क्षेत्र था हड़प्पा स्थल, जो हड़प्पा स्थल था, ये लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था। यहाँ 2 प्रकार के टीले प्राप्त हुए हैं। पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता है। उत्खनन करते हैं दुर्ग टीले को माउंट एबी नाम दिया। उत्खननकर्ता को उनसे हैं दयाराम साहनी। उन्होंने दुर्ग टीला जो कि पश्चिमी टीला है, दुर्ग टीला पश्चिमी टीले को माउंट एबी नाम दिया। माउंट एबी एक परीक्षा में आ सकता है कि माउंट एबी टीला किस स्थल में स्थित है, तो अपन कहते हैं कह सकते हैं हड़प्पा नामक स्थल पर। ठीक, इसकी क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता का यह दूसरा सबसे बड़ा स्थल है।
इस क्षेत्र में सामान्य आवास के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला हुआ, जिसे समाधि और 37 नाम दिया गया है। समाधि और 37 किस स्थल में स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता में। तथा एक अन्य कब्रिस्तान को समाधि एच नाम, एक और अन्य कब्रिस्तान मिला है जिसे समाधि एच नाम से जाना जाता है। विद्वानों के अनुसार प्रजातियों लोगों का संस्कार यहीं पर किया जाता था। यहाँ से एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ प्रतीत होता है। इससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ के निवासी भूमि को अपनी माँ मानते थे। इसके तहत यहाँ की कांसे की बैलगाड़ी भी प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिनी ओर स्थित है। हड़प्पा है रावी नदी के बाईं ओर, ठीक है। सिंधु सभ्यता के दाईं ओर स्थित है मोहनजोदड़ो, ठीक है। यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में ये भी स्थित है। 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा इसका उत्खनन किया गया। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। यहाँ किसी प्रकार के कब्रिस्तान का कोई भी उल्लेख नहीं प्राप्त हुआ। यहाँ भी कोई भी कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ है। मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। उतने समय पहले लगभग 2500 से 1600 के बीच में मलेरिया हुआ करता था मानव को, ठीक है। मुद्रा पर नाव का अंकन प्राप्त हुआ है। यहाँ से मुद्रा के साक्ष्य मिले हैं। जो मुद्रा थी उस पर नाव का अंकन किया गया था। कांसे की एक नग्न मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ से एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है जिसका आकार 150 × 75 वर्ग मीटर था, फैला हुआ था। यहाँ से एक विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है जिससे सर जॉन मार्शल द्वारा विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा गया है। विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसे कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो के स्नानागार को। दुर्ग टीला, यहाँ पर जो दुर्ग टीला मिला है उसे स्तूप टीला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस यहाँ जो मोहनजोदड़ो में दुर्ग टीला प्राप्त हुआ है वो उसे स्तूप टीला के नाम से जाना जाता है। यहाँ दाढ़ी वाले पुजारी और एक श्रृंगी पशु का चित्र प्राप्त हुआ है। कालीबंगा। कालीबंगा इसका अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा इस नाम से ही इसका अर्थ निकलता है काली रंग की चूड़ियाँ। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे व्यवस्थित है। यहाँ पर शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। जो वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार की शल्य चिकित्सा की जाती हैं उसके प्रमाण सोचो 2500 से ईसा पूर्व यानी कि 1600 ईसा पूर्व के समय में प्राप्त हुए। 1600 ईसा पूर्व के समय भी इस प्रकार की शल्य चिकित्सा हुआ करती थी। उस समय भी भूकंप आया करता था। यहाँ भूकंप के भी प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर 2 फसली खेती हुआ करती थी। जालीनुमा क्षेत्र के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा जो माना जाता है। कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी माना जाता है। मेसोपोटामिया के समकक्ष महलें प्राप्त हुई हैं। यहाँ का फर्श हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र उदाहरण है। जो कालीबंगा का फर्श है वो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र उदाहरण है। बहुत ही अच्छा फर्श है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हवन कुंड प्राप्त हुआ है जिससे यह प्रमाणित होता है कि ये लोग अग्नि को पूजनीय मानते थे। हवन कुंड प्राप्त मिला है यहाँ कालीबंगा से, इसलिए इससे यह प्रतीत होता है कि ये लोग अग्नि को पूजनीय माना करते थे।